दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेरफेर के सीधी और सटीक होगी। आज हम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की राजनीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर तुलनात्मक निगाह डालेंगे। और यह महत्वपूर्ण पहलू है कि इन दोनों नेताओं की राजनीति के दलित आयाम क्या है। हालांकि यह तुलना हमेशा से जरूरी थी, लेकिन अभी पिछले दिनों हुई कम से कम 3 घटनाओं के कारण इसकी आवश्यकता बहुत मुखर हो गई है। कहना ना होगा कि घटनाएं केवल 3 नहीं है। देश में इस समय दलितों पर अत्याचारों की लहर आई हुई है। भाजपा एक बार फिर ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पर अपना प्रतिगामी चेहरा सामने ला रही है। ये 3 घटनाएं तो केवल इस व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया की अभिव्यक्तियां हैं। इन 3 घटनाओं में सबसे ताजी है हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूर्ण कुमार की आत्महत्या। इस पीड़ाजनक घटना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय गवई साहब पर जूता चलाने की घटना हुई। उससे पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को बाबा के आदमियों ने पीट पीट कर मार डाला। हरिओम वाल्मीकि निहायत गरीब और दबे पिसे दलित थे, लेकिन आदरणीय गवई साहब तो इस देश के कुछ सबसे बड़े पदों में से एक पर आसीन है। इसी तरह पूर्ण कुमार एडिशनल जीडीपी रैंक डीजीपी रैंक के अधिकारी थे, दलित परिवार से आते थे। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं। सोचिए, जिस परिवार में एक आईपीएस हो और दूसरा आईएएस हो, उसे तो बहुत शक्तिशाली समझा जाना चाहिए। किसकी मजाल है कि उस परिवार के साथ कोई छेड़छाड़ कर सके। लेकिन यहां नजारा क्या है? एक दलित अधिकारी को अपने साथ हो रहे भेदभाव और लगातार किए जा रहे अपमान का प्रतिरोध करने के लिए आत्महत्या का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तीनों घटनाएं अपने आप में इस हकीकत की गवाह हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब से गरीब दलित के मान सम्मान और प्राणों की रक्षा तो छोड़ ही दीजिए, देश के सबसे बड़े और ताकतवर पदों पर बैठे दलितों के आदर और अधिकारों की हिफाजत करने में भी अक्षम साबित हुई है। खास बात यह है कि जब उसे अपनी एक जब जब उसे उसकी ये गलती बताई जाती है, तो भी वह उसे सुधारने की कोई कोशिश करती नजर नहीं आती। इसी चर्चा में मैं आगे बताऊंगा कि मोदी सरकार किस तरह दलितों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने की कोई विशेष कोशिश करने के लिए पूरी बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आप इसकी एक विपरीत तस्वीर देखिए। इसके केंद्र में राहुल गांधी है। दरअसल मोदी के इस रवैये के बिल्कुल उलट राहुल गांधी का पूरा फोकस दलित उत्थान पर है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर की गई खोज से साफ हो जाता है कि इस प्लेटफॉर्म के दलित यूजर्स राहुल गांधी को दलितों के उद्धारक के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में दिखाया जा रहा है। ये यूजर्स अपीलें कर रहे हैं कि हर एससी एसटी ओबीसी को राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए। हाल की कई पोस्ट में राहुल गांधी की लोकप्रियता दुगनी हो गई है जैसे दावे वायरल हो रहे हैं। यही है वह मुख्य कारण जिसकी वजह से हरिओम वाल्मीकि ने बाबा के आदमियों द्वारा जान से मारे जाने से पहले बचाने के लिए राहुल गांधी के नाम की गुहार लगाई थी। हाल के वर्षों में राहुल गांधी दलित समुदाय के बीच लोकप्रियता हासिल करते चले जा रहे हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन स्पष्ट तौर से घटित हो रही है। इससे पता लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति मुख्य तौर पर सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित केंद्रित है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद यह रुझान और मजबूत हुआ है। दलितों को दलित वोटों में कांग्रेस को इस चुनाव में उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त हुआ था। इसी साल जुलाई में एनएसी डीएओआर टीसीएम के सर्वे में 18,581 दलित उत्तरदाताओं से बातचीत हुई। इनके अनुसार दलितों में महागठबंधन को 46.13% समर्थन मिल रहा है, जबकि एनडीए का समर्थन घटकर 31.93 पर आ गया है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में 40.30 का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के 47.51 के बिल्कुल करीब आ गया है। इस सर्वेक्षण ने इसे कांग्रेस की उल्लेखनीय बढ़त करार दिया और खासकर जातिगत जनगणना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों
को केंद्र करके। इसी महीने एबीपी लाइव सर्वे ने बिहार के दलितों में राहुल की रेटिंग को सुधरा हुआ बताया। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सी वोटर के मूड ऑफ नेशन सर्वे में राहुल की कुल लोकप्रियता 39.2 से बढ़कर 40.9 हो गई है, जबकि मोदी की 54.7% से गिरकर 51.8% रह गई है। दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदायों में राहुल की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है, खासकर उनके युवाओं युवाओं में। प्यू रिसर्च फरवरी में ये सर्वे आया था, इसके आंकड़े आए थे। प्यू रिसर्च में राहुल गांधी को 24 देशों के विपक्षी नेताओं में सबसे अधिक घरेलू लोकप्रियता का दावा कर घरेलू रूप से लोकप्रिय नेता के तौर पर चित्रित किया गया। 2018 के लोकनीति सीएसडीएस सर्वे में दलितों में राहुल और मोदी बराबर थे, यानी दोनों की स्वीकार्यता 24% के आसपास थी। 2014 के बाद राहुल गांधी यहाँ मोदी से आगे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। दलितों के बीच राहुल गांधी की इस बढ़त का एक कारण ठोस है। उन्होंने 2025 में बिहार में शिक्षा न्याय संवाद शुरू किया, जहां उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों से बात की, उनके साथ फुले फिल्म देखी। फरवरी 2025 में उन्होंने दलित नेतृत्व की वकालत की और कहा कि दलितों को हर संस्थान में नेतृत्व मिलना चाहिए। सितंबर में अति पिछड़ा न्याय संकल्प घोषित किया, जिसमें निजी संस्थानों में आरक्षण और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए शिक्षा और रोजगार की गारंटी शामिल है। लोकसभा चुनाव में राहुल ने संविधान की रक्षा का वायदा किया था, जो दलितों के बीच लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश अखबार गार्जियन के अनुसार इसके कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा के निचली जातियों के वोटों में कमी आई। रायबरेली में दलित युवक हरिओम पवार की लिंचिंग में पीड़ित ने राहुल का नाम लिया। इसके बाद राहुल ने परिवार से बातचीत की और न्याय का वायदा किया। इससे दलित समुदाय में राहुल गांधी को अपने नेता के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी। एक्स मीडिया मंच पर जस्टिस फॉर हरिओम वाल्मीकि ट्रेंड हुआ, जहां कई दलित यूजर्स ने राहुल गांधी की प्रशंसा की। अब आइए नरेंद्र मोदी की दलित राजनीति पर। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि दलितों पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम के लिए भाजपा सरकार कोई विशेष कदम उठाने से परहेज क्यों करती है? देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के डेटा से स्पष्ट है कि दलितों पर अत्याचार के मामले में 2014 के बाद में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। 2013 में, जो यूपीए शासन का अंतिम वर्ष था, दलितों के खिलाफ 39,408 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2022 में यह संख्या 57,582 हो गई। लगभग 46% की बढ़ोतरी है ये। 2023 में इन मामलों में थोड़ी गिरावट दिखाई पड़ी, लेकिन कुल अपराध दर 448.3 प्रति लाख आबादी रही। भाजपा शासित राज्य इन अपराधों के मामले में शीर्ष पर रहे। 2022 में उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले दर्ज हुए, राजस्थान में 8,651 मामले दर्ज हुए, मध्य प्रदेश में 7,732 मामले दर्ज हुए। क्रमशः अगर देखें तो ये प्रतिशत 23.78, 16.75 और 14.97 का प्रतिशत है। ये राज्य कुल मामलों में देश भर में हुए इस तरह के मामलों का 55% हिस्सा इन्हीं राज्यों में घटित होता है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में 44.7% की वृद्धि हुई। बच्चों पर अत्याचार के मामले में तो 204.5% वृद्धि हुई। दलित महिलाओं के अपहरण के मामले 16.8% बढ़ गए। दोस्तों, दलितों और कमजोरों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उनकी सुरक्षा की गारंटी करने के लिए मोदी सरकार ने आज तक कोई भी विशेष कदम नहीं उठाया, ना इसके ऊपर कभी कोई विचार किया, ना कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, ना किसी आयोग को बैठाया कि भाई ये सब जो हो रहा है इसकी रोकथाम करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाए। वह केवल पहले से चले आ रहे उपायों का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करती हुई दिखती है। लेकिन एनसीआरबी डेटा से पता लगता है कि 60% इस तरह के 60% मामलों में ही चार्जशीट दाखिल हो पाती है, और जो दोष सिद्धि यानी अपराध साबित होने का जहां तक सवाल है, उसकी दर तो और भी कम है, वो 30 से 40% के बीच में है। भाजपा सरकार के आलोचकों का कहना है कि पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में जातिगत पूर्वाग्रह है। जैसे मणिपुर, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में तो ये पूर्वाग्रह काफी मुखर है। 2023-2025 की घटनाएं, जैसे कि मणिपुर हिंसा या राजस्थान में दलित महिला पर अत्याचार, इसके प्रति सरकारी प्रतिक्रिया ही काफी देर से सामने आई। दलित वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए भाजपा सरकार अंबेडकर स्मारकों का निर्माण करती रहती है या दलित मंत्रियों की नियुक्त करती रहती है, फिर उसके बाद में उसका प्रचार तंत्र चलता है। वो कहता है कि हमने इतने दलितों को मंत्री बना दिया और इतने अंबेडकरों के स्मारक बनवाए। विपक्ष का आरोप यह है, और जो सही आरोप है, कि भाजपा की
आरएसएस प्रेरित विचारधारा जातिगत समानता की प्रक्रिया को कमजोर करती है। इससे अत्याचार बढ़ते हैं। अत्याचार का रोकथाम मुख्य तौर पर राज्यों का विषय है। केंद्र राज्यों को सहायता देता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में भी मामलों की अधिकता से ये सवाल उठता है कि केंद्र अधिक दबाव क्यों उनके ऊपर अधिक दबाव क्यों नहीं बनाता? दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले भी इसी तरह से दलितों पर अत्याचारों की एक लहर आई थी। कई घटनाएँ हुई थीं, रोहित वेमुला कांड हुआ था, ऊना में दलितों पर अत्याचार की एक भीषण घटना सामने आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले में बहुत से अम्बेडकरवादियों पर मुकदमा चलाकर, उन्हें जेलों में डालकर और उनका दमन करके इस बात को एक इस तरह का मोड़ दिया कि ये सारी के सारे की अम्बेडकरवादियों की कारस्तानियाँ हैं और हम तो दलितों के साथ हैं। ये एक तर्क उसका था। उसके बाद में भाजपा सरकार को पुलवामा की घटना का सहारा मिल गया, बालाकोट स्ट्राइक की घटना का सहारा मिल गया और उसके बाद नरेंद्र मोदी अपने प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर सारे देश में एक तरह का माहौल बनाने में कामयाब हुए, जिससे जो दलितों पर अत्याचार की घटनाओं के कारण एक भाजपा विरोधी माहौल बन रहा था दलित समुदायों में, वो चीज़ पीछे चली गई और नरेंद्र मोदी को पहले से भी ज़्यादा सीटें प्राप्त हो गईं। आज फिर उसी तरह की दलितों पर अत्याचार की लहर आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश भी नहीं कर रही किसी तरह की। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जो बिहार की स्थिति है और देश के अन्य राज्यों की स्थिति है, बड़े से बड़े पदों पे बैठे हुए दलितों को जिस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ रहा है या उनका जो अपमान करने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर हीरो बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उससे तो बिल्कुल साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रश्न के ऊपर विचार करना ही छोड़ दिया है। उसका मानना है कि हम सबको मुफ्त 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। जिनको अलग से पटाना होगा उनके खाते में थोड़े से और पैसे डाल देंगे। इसलिए भाजपा अब निर्लज्जता पूर्वक अपना वही पुराना ब्राह्मण बनिया चेहरा पेश करने में भी भाजपा को संकोच नहीं हो रहा है। हमें याद होगा जब 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने, खासतौर से अमित शाह ने, काफ़ी कोशिश की थी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था, जिसमें वो ऊँची जातियों से पिछड़ी जातियों के एक हिस्से को और दलित जातियों के एक छोटे हिस्से को जोड़ने में कामयाब भी रहे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पर लगातार सफलताएँ प्राप्त हुईं। आज वो गठजोड़ हमें पूरी तरह से छिन्न-भिन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। भाजपा के भीतर जिस प्रकार के संघर्ष हैं, जिस प्रकार की कलह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जिस तरह की राजनीतिक होड़ है या योगी के साथ में भाजपा आला-कमान की जो राजनीतिक होड़ है, उसने भी इस प्रक्रिया में अपना योगदान किया है और अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह 2014 से पहले की तरह जिस तरह मुख्य तौर पर एक ब्राह्मण बनिया पार्टी के तौर पर सामने आती थी, उसी तरीके से सामने आ रही है और उसने जो हिंदू राजनीतिक एकता का एक ढांचा बनाया था, वो ढांचा बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके मुकाबले राहुल गांधी दलित प्रश्न के ऊपर, ओबीसी प्रश्न के ऊपर, आदिवासी प्रश्न के ऊपर विशेष रूप से फोकस देते हुए लगते हैं। वो चुनाव जीतें या हारें, उन्हें वोट कम मिलें या ज़्यादा मिलें, वो अपने इस फोकस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये राहुल गांधी की एक विशेषता है। और तो और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के उन नेताओं को, उन सामाजिक न्याय के उन नेताओं को, जो कि मुख्य तौर पर यादव मुसलमान गठजोड़ पर भरोसा करते थे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, उनको भी अपनी सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित करके अपने साथ करने में यानी उन्होंने समझा दिया है कि ये पार्टी को परास्त नहीं कर सकते। तो एक सामाजिक राजनीतिक दृष्टि अपनानी पड़ेगी, अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, दलितों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पे जहाँ कुल मिलाकर 120 सीटें हैं, इन 120 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैचमेंट एरिया है, भारतीय जनता पार्टी का विशेष गढ़ माना जाता है, समर्थन वाला ये क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ये जो राहुल गांधी का जो पूरा फोकस है, उसकी कोशिश है कि सामाजिक न्याय का दावा करने वाली शक्तियां मजबूत हों, वो भारतीय जनता पार्टी से उन वोटों को छीनें, जिन वोटों के भाजपा की तरफ चले जाने से ही वो हिंदू एकता बन पाई थी, जो भाजपा की जीत का रहस्य है। दोस्तों,
ये राजनीतिक प्रक्रिया जारी है। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने जो दलित समर्थन का और ओबीसी समर्थन का जो नकाब ओढ़ा हुआ था, वो नकाब अब हट रहा है और उनका असली चेहरा दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस और सामाजिक न्याय की पार्टियां जैसे राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, जहां उनकी कमजोरी थी, जहां ये रणनीतिक बहकाव था, उससे अलग हटकर वो फिर अपने आप को सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्रस्थ करते हुए भाजपा के इस कैचमेंट एरिया में, भाजपा के इस विशेष प्रभाव क्षेत्र में एक नया हस्तक्षेप कर रही हैं। उस नए हस्तक्षेप की का विचारधारात्मक नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है। सांगठनिक दृष्टि से ये दोनों पार्टियां बहुत मजबूत हैं और कांग्रेस उनके साथ मिलकर न केवल भाजपा को हराने की कोशिश में लगी हुई है, बल्कि उसकी ये भी कोशिश है कि खुद उसकी भी स्थिति मजबूत हो और ज़ाहिर है इन दोनों इलाकों में अगर कोई सत्ता में आएगा तो समाजवादी पार्टी और जो मुख्यमंत्री पद है वो समाजवादी पार्टी के हाथ में उत्तर प्रदेश में रहेगा और राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बिहार में रहेगा। राहुल गांधी को इस प्रकार के इसकी कोई चिंता नहीं है। वो तो चाहते हैं कि ये लोग आगे बढ़ें, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हों, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करें और कुल मिलाकर सामाजिक न्याय की इस तरह से राजनीति करें ताकि हिंदुत्ववादियों का दोबारा सत्ता में लौटना नामुमकिन हो जाए। इससे कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस को लाभ होगा। आज राहुल गांधी की प्रयासों से कांग्रेस की सीटें दूनी हुई हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 सीटें और जीतने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई नज़र आएगी। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपके सामने सोशल मीडिया मंच नई परख, जिसे आप विशेष प्यार देते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने ये अपील आपसे की थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे पैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल को जॉइन करते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी टीका-टिप्पणियों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। बस मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा जाने से पहले कि आप नई परख के साथ जुड़े रहें, उसे सब्सक्राइब करें, उसके कार्यक्रमों को अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं का विषय बनाएँ, हमें सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों में और सुधार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।